गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। स्टाफिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो यहाँ पर हम कंटेंट के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोग ये मत समझिएगा कि मुझे स्टाफिंग की स्पेलिंग नहीं आती और मैंने ऐसे आधा लिख के छोड़ दिया है। कंटेंट बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मीनिंग पढ़ेंगे स्टाफिंग की, इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे स्टाफिंग के, HRM मैनेजमेंट पढ़ेंगे, HRM एक्टिविटीज़ और स्टाफिंग प्रोसेस। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टाफिंग प्रोसेस। मीनिंग ऑफ द स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है बेसिकली, एक राइट पर्सन्स को एक राइट पोजीशंस के लिए सेलेक्ट करना, दिस इज कॉल्ड द सेलेक्ट करना, दिस इज कॉल्ड द स्टाफिंग। अब यहाँ पर लाइक आपका एक ऑर्गेनाइजेशन से, लाइक ये आपका ऑर्गेनाइजेशन से, इस ऑर्गेनाइजेशन पे सबसे पहले आप क्या देखोगे कि कौन सी पोस्ट खाली है। अब उस पोस्ट में किस तरीके की स्किल्स रिक्वायरमेंट है, किस तरीके की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, किस तरीके की एजुकेशंस होनी चाहिए। जब आप ये सारी चीज़ों को अपने माइंड में रखोगे तब आप जो है एक राइट पर्सन्स को एक राइट पोजीशंस के लिए सेलेक्ट कर सकोगे इजीली। अच्छा, स्टाफिंग का जो प्रोसेस होता है यहाँ पर केवल एक दो लोग इंक्लूड नहीं होते, यहाँ पे बड़े लेवल पर इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराए जाते हैं और फिर उस बेसिस पर उनकी स्किल्स क्वालिफिकेशंस की नीड पे एक राइट पर्सन्स को सेलेक्ट किया जाता है। एक बहुत बड़ी मात्रा में लोग पार्टिसिपेट करते हैं और उनमें से आप जो है कुछ ही लोगों को सेलेक्ट करते हो एक गुड क्वालिटी स्किल्स विद गुड क्वालिफिकेशंस के बिहाफ पर आप उनको सेलेक्ट करते हो। दिस इज़ कॉल्ड द स्टाफिंग। अब हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टाफिंग, कि इस स्टाफिंग के क्या क्या इम्पोर्टेंस होते हैं। पहला पॉइंट है स्टाफिंग का, फिलिंग द वैकेंट जॉब पोजीशंस। अब यहाँ पर फिलिंग द वैकेंट जॉब पोजीशंस का मतलब है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशंस में कौन सी पोस्ट खाली है और उस पोस्ट के लिए कितने एम्प्लॉयज़ की आपको नीड है, कितने एम्प्लॉयज़ की आपको नीड है। उस नीड के लिए आप जो है रिक्रूटमेंट निकालोगे और उस बेसिस पर आप जो है प्रॉपरली अरेंज करोगे एंड देन यू विल बी सेलेक्टेड द राइट पर्सन एट द राइट पोजीशंस। ये एट द राइट जॉब, ये जो चीज़ है ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, आप एक जो है फिल करते हो वैकेंट जॉब पोजीशन को, एक खाली जॉब पोजीशंस जो होती है जहाँ पर आपके ऑर्गेनाइजेशंस में नीड होती है उस एम्प्लॉयज़ की, वहाँ पर आप उस सेलेक्टेड यानी कि वेल क्वालिफाइड विद स्किल्स एक राइट पर्सन्स को आप उस जॉब की पोजीशन में फिल करते हो। ये किसके किस के ज़रिए से पॉसिबल हो पाता है एक राइट पर्सन को सेलेक्ट करना, विद द हेल्प ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग की मदद से आप एक राइट पर्सन को सेलेक्ट करते हो उस पोजीशन उस जॉब के लिए। देन नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आपका नेक्स्ट पॉइंट है प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। जब आप एक जान लेते हो उस ऑर्गेनाइजेशंस में क्या नीड है, किस एम्प्लॉयज़ की किस क्वालिफिकेशंस की नीड है उस जॉब को फिल करने के लिए, जब आप यहाँ पर पता लगा लेते हैं ये, जब यहाँ पर जो स्टाफिंग होती है, स्टाफिंग की मदद से आप एक राइट पर्सन को सेलेक्ट कर सकते हो एक राइट पोजीशंस के लिए, एक राइट जॉब के लिए। एक राइट पोजीशंस जो है उसके लिए एक बंदे को एक इंसान को आप सेलेक्ट कर सकते हो। देन द थर्ड पॉइंट इज
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशंस ऑफ द रिसोर्सेज। स्टाफिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर आप एक राइट पर्सन्स को सेलेक्ट करते हो। राइट पर्सन जब आप सेलेक्ट करते हो तो वो उसके पास वो क्वालिटीज़ होती हैं, उसके पास वो क्वालिफ़िकेशंस होती है, उसके पास वो स्किल्स होती हैं। इन सारी चीज़ें जो हैं ये सब जब उस एक इंसान में मौजूद होता है तो उसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, अपने ऑर्गेनाइजेशंस के रिसोर्सेज को वेस्ट होने से बचा सकते हो। ह्यूमन रिसोर्सेज को आप बेसिकली फुली यूटिलाइज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टाफिंग। हेल्प इन कंपीटिंग्स क्या होता है बेसिकली कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप स्टाफिंग आपको मदद करता है कि आप बाहर जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी मदद से आप ऑर्गेनाइजेशंस बाहर के जो उनकी मदद से नहीं, सॉरी बेटे, बाहर के ऑर्गेनाइजेशंस के जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनसे अगर कोई उनको बीट कर सकता है, उनसे अगर आप कॉम्पिटिट कर सकते हैं तो वो होता है ह्यूमंस जो होते हैं, ह्यूमंस रिसोर्सेज जो होते हैं उनको उनकी मदद से आप जो है बाहर आपके जितने भी कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनसे आप इजीली कॉम्पिटिट कर सकते हैं और साथ ही आप ग्रो कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो बहुत अरे कौन पी रहा है बीड़ी? कोई नहीं पी, कोई पी का आया सच्ची में। एंड देन ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइजेस। स्टाफिंग में जब आप एक सेलेक्टेड एम्प्लॉयज़ को, आप एक राइट एम्प्लॉय को, एक राइट पर्सन को, एक राइट एम्प्लॉयज़ को जब आप सेलेक्ट करते हो तो वो एक उसके पास वो स्किल्स एंड क्वालिटीज़ होती हैं जिनकी मदद से आप इजीली गोल्स, टारगेट्स ऑर्गेनाइजेशंस के अचीव कर सकते हो। इसीलिए ये मदद करता है आपको ग्रोथ करने में। एंटरप्राइजेस की ग्रोथ में स्टाफिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही आपका जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट में कैसे मदद करते हैं? एक ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, उसकी करियर प्लान करना, उसके लिए उसकी सारी चीज़ों को, उसकी परफॉर्मेंस को प्रॉपरली एनालाइज करके रखना एंड फिर उसको प्रॉपर प्रमोशंस देना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सब उनके एक एम्प्लॉयज़ के, एक ह्यूमंस के डेवलपमेंट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशंस में की जाती हैं, एक एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट के लिए, ताकि एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट हो सके और साथ ही ऑर्गेनाइजेशंस भी ग्रो कर सके। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ इज़ द की ऑफ इफेक्टिव्स ऑफ अदर फंक्शंस। स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शंस है जो अदर फंक्शंस के को भी कनेक्ट करता है। अगर आप एक राइट पर्सन्स को सेलेक्ट करते हो, किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ स्टाफिंग के प्रोसेस को आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हो और एक राइट पर्सन सेलेक्ट करते हो। जब आप एक राइट पर्सन को सेलेक्ट कर लोगे तो प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, प्लानिंग, जितने भी 5 अदर फंक्शंस होते हैं उनको भी आप अच्छे से क्या कर सकते हो,
उनको भी आप अच्छे से प्रॉपर तरीके से फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स अचीव कर सकते हो, क्योंकि हर एक फंक्शंस में वो राइट पर्सन्स जिसके पास एक स्किल्स हैं, जिसके पास अच्छी क्वालिफिकेशंस है, वो हर एक एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और साथ ही ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को अचीव करने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस देंगे। बात करते हैं HRM मैनेजमेंट। व्हाट इज़ द HRM मैनेजमेंट? HRM क्या होता है? द ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? क्योंकि यहाँ पर आप एक ऐसे एम्प्लॉइज़ को हायर करते हो, एक एम्प्लॉइज़ को हायर करने का जो काम होता है वो HRM का होता है। HRM जो है वो मदद करता है एक अच्छे एम्प्लॉइज़ को हायर करने में। उनको एक प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है, उनको ट्रेन करना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, साथ ही उनको मोटिवेट करना ताकि वो लंबे समय तक काम कर सकें। किसको? एम्प्लॉइज़ को। एक एम्प्लॉइज़ को कौन हायर करता है? HRM। कौन हायर करता है? HRM उनको हायर करते हैं। HRM मैनेजर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं बेटे? हायर करते हैं। किन को हायर करते हैं? एम्प्लॉइज़ को। उनको ट्रेन करते हैं और साथ ही उनको मोटिवेट रखने के लिए उनको बोनस, उनका करियर प्लान, उनका डेवलपमेंट, उन सब के बारे में सोचना ताकि वो मोटिवेटेड रह सकें और लंबे समय तक काम कर सकें। ये कौन करता है बेटे? ये करता है HRM मैनेजर। HRM एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं? HRM एक्टिविटीज़ में पहली है ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि आप पहले ये सेलेक्ट करोगे कि आपको किस एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत है, किस तरीके की एम्प्लॉइज़, यानी HRM जो होता है, HRM मैनेजर क्या होते हैं, वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो प्ले करते हैं, उनका बेसिकली क्या रोल होता है। उसमें पहला है ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग। वो प्लान करते हैं कि किस तरीके की एम्प्लॉइज़ की किस तरीके की क्वालिफ़िकेशंस चाहिए उस पोजीशंस को फिल करने के लिए। ये HRM मैनेजर जो हैं वो प्लान करते हैं। एम्प्लॉइंग पीपल्स, एक ऐसे पीपल्स और एक ऐसे पर्सन्स को सेलेक्ट करना जो राइट पर्सन्स को राइट पोजीशंस के लिए सेलेक्ट करना। दिस इज़ ये किसका काम होता है? HRM का होता है। HRM मैनेजर जो है वो एक ऐसे एम्प्लॉइज़ को सेलेक्ट करता है जो कि राइट उसके पास वो क्वालिफ़िकेशंस है, वो स्किल्स है जो उस पोजीशंस को फिल करने के लिए ज़रूरी हैं। तो ये किसकी मदद से की जाता है? HRM मैनेजर्स की मदद से किया जाता है। करियर प्लान, बेसिकली करियर ग्रोथ क्या होता है? उस एम्प्लॉइज़ के करियर ग्रोथ के बारे में सोचना, उसको ट्रेन करना, उसको मोटिवेटेड रखना, उनका डेवलपमेंट के बारे में सोचना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, उनको उनके करियर जो है वो साथ में ग्रोथ हो, ये भी किसका काम होता है? HRM मैनेजर का काम होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल्स। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल्स बेसिकली क्या होता है कि आप उन एम्प्लॉइज़ का प्रॉपरली आप एक चार्ट बना के उनके सारे परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करते हो और एट द एंड आप उसको प्रॉपरली एनालाइज करते हो और देखते हो कि कौन सा एम्प्लॉइज़ है जिसको जो है प्रमोशन देनी है, कौन से एम्प्लॉइज़ है जिसको वो अथॉरिटीज़, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी है, उनको प्रमोशन देनी भी है या नहीं देनी है। ये सारी चीज़ें उस परफॉर्मेंस अप्रेजल्स की मदद से आप सेलेक्ट कर सकते हो। मोटिवेशंस कैसे रख सकते हैं? एक एम्प्लॉइज़ को आप लंबे समय तक कब मोटिवेट रखने के लिए आप उनको क्या करना पड़ेगा? उनको इंसेंटिव्स देना, उनको इंसेंटिव्स देना, पर्क्स देना, बोनस देना, ये सब क्या होता है जिससे एम्प्लॉइज़ जो होते हैं वो मोटिवेटेड रहते हैं। साथ ही उनको कंपनसेशंस देना, उनको वो कंपनसेशंस देना जिससे कि वो एक अच्छी पेमेंट, एक अच्छा वेजेस, एक अच्छी सैलरी, एक अच्छा वेजेस जो है वो उनको प्रोवाइड कराना
ताकि वो एक ऑर्गेनाइजेशंस में लंबे समय तक टिक के काम कर सकें और जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को अचीव करने में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। साथ ही प्रोवाइड द सोशल सिक्योरिटीज़, कि आप उनको प्रॉपरली एक सोशल सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड कराओ ताकि वो उस सिक्योरिटीज़ में बेटर फील करें और उनको किसी भी तरीके का स्ट्रेस और बर्डन ना रहे और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। रिव्यू एंड ऑडिट, बेसिकली जब आपको ये देखना है कि क्या वो एम्प्लॉयज़ जो उनको पोजीशंस दी गई है उस पोजीशंस में वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। एचआरएम का काम क्या होता है कि उन एम्प्लॉयज़ को जो उन्होंने पोजीशन के लिए सेलेक्ट करा था उस एम्प्लॉयज़ को जाके चेक करना, को रिव्यू करना, उसको ऑडिट करना कि वो काम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं, कहाँ किस तरीके की कमी वो कर रहे हैं, क्या कोई कमी उनकी तरफ से हो रही है। ये सारी चीज़ों को देखना ये किसका काम होता है, एचआरएम मैनेजर का काम होता है। एचआरएम मैनेजर का काम है प्रोवाइड द सोशल सिक्योरिटी। एचआरएम मैनेजर का काम है टू कंपनसेशन, प्रोवाइड द मोटिवेशंस, किस तरीके से वो मोटिवेट कर सकते हैं। अप्रेजल्स को, परफॉर्मेंस अप्रेजल को तैयार करना, उनकी ग्रोथ के बारे में सोचना, एक राइट पर्सनस को सेलेक्ट करना और ये पहले सेलेक्ट करना कि कौन सी पोजीशंस के लिए किस तरीके की क्वालिफिकेशंस, किस तरीके की एजुकेशंस की नीड है। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट स्टाफिंग प्रोसेस, कि स्टाफिंग प्रोसेस क्या होता है। बेसिकली अगर हम बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ द स्टाफिंग, उसमें सबसे पहले होता है एक ऑर्गेनाइजेशंस को अगर नीड होती है एम्प्लॉयज़ की, अगर उसको नीड है एम्प्लॉयज़ की तो उसको चाहिए कि वो सबसे पहले रिक्रूटमेंट करता है। रिक्रूटमेंट क्या होता है, बेसिकली वो कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट करते हैं। उस एडवर्टाइजमेंट में वो उस पोजीशंस की रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती है उस एडवर्टाइजमेंट पे लिख देते हैं। सैलरी, वेजेस, एवरीथिंग वो सब उस एडवर्टाइजमेंट में लिख देते हैं और साथ ही लिखते हैं कि अगर कोई इंटरेस्टेड कैंडिडेट है तो वो हमसे कांटेक्ट करे, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में आए, पार्टिसिपेट करे, हम उनको इतने सैलरीज प्रोवाइड कराएंगे, इतना उनको जो है पर्क्स, इंसेंटिव्स, ये सारी फैसिलिटीज़ उनको दी जाएंगी। तो जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सभी उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो है उस कंपनी में, उस ऑर्गेनाइजेशंस में कनेक्ट करते हैं और बहुत सारे कैंडिडेट जो होते हैं जब पार्टिसिपेट कर लेते हैं देन तब होता है रिक्वायरमेंट। तो अच्छा, फर्स्ट पॉइंट में ना मैंने रिक्रूटमेंट पढ़ दिया, तो वो बेसिकली रिक्वायरमेंट है। सो सॉरी फॉर दैट मिस्टेक्स, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो पहला होता है रिक्वायरमेंट। बेसिकली आप देखते हो एक ऑर्गेनाइजेशंस में कि कौन सी पोजीशंस पे कितने एम्प्लॉयज़ की नीड है। जब आप उसको प्रॉपरली एनालाइज कर लेते हो तब आप देखते हो रिक्रूटमेंट। और रिक्रूटमेंट बेसिकली क्या होता है, एक एडवर्टाइजमेंट, जो मैंने अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्कस करा कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशंस एडवर्टाइजमेंट करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे कनेक्ट हों, उनसे लिंक हों और वो इस ऑर्गेनाइजेशंस में उस जॉब के लिए जो है वो अपना इंटरव्यूज़ दें, वो अपना क्या कहते हैं जो रजिस्ट्रेशंस फॉर्म्स होते हैं उनको फिल्स करें और वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें इस ऑर्गेनाइजेशंस में उस जॉब पोजीशंस के लिए। तो इस तरीके से ये रिक्रूटमेंट कर देते हैं। फिर देन सिलेक्शन बेसिकली एक नेगेटिव प्रोसेस है। क्योंकि यहाँ पर आप 1000 लोगों में से केवल 100 लोगों को सेलेक्ट करते हो उस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और 900 लोगों को आप रिजेक्ट कर देते हो। तो वो जो रिजेक्शन होता है दिस इज़ कॉल्ड द नेगेटिव पॉइंट, कि कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए सिलेक्शंस को नेगेटिव प्रोसेस भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जब आप एक राइट पर्सन्स को एक राइट पोजीशंस पे सेलेक्ट कर लेते हो देन आप उसको क्या करते हो, प्लेसमेंट, उसको बताते हो कि ये इस ऑर्गेनाइजेशंस में ये आपका प्लेस है, इस जगह आपको बैठना है। और ओरिएंटेशन बेसिकली क्या होता है कि ये आपके टीम मेंबर हैं, ये 4-5 आपके टीम मेंबर हैं, इन टीम मेंबर्स के साथ मिलकर आपको इस काम को करना है। दिस इज़ कॉल्ड द ओरिएंटेशन। देन द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उस एम्प्लॉयज़ को उस काम को सिखाने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है और साथ ही उसका जो है डेवलपमेंट के लिए भी डेवलपमेंट
के डेवलपमेंट के लिए जो है वो सारी चीज़ों को प्रॉपरली करते हैं। देन द परफॉर्मेंस अप्रेजल्स क्या होता है, उनका एक डाटा, उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं ताकि उस रिकॉर्ड को देख के एट द एंड ऑफ द सेशंस ये निकाल सके। सो उस परफॉर्मेंस अप्रेजल से आप लोग क्या करते हो बेटे, उस परफॉर्मेंस अप्रेजल से ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो उस एम्प्लॉयज़ की प्रॉपर तरीके से परफॉर्मेंस एनालाइज करते हैं और एट द एंड ये देखते हैं कि उनको उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी, क्या उनको प्रमोशंस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, किस तरीके की उनको किस तरीके से उनको एक ऑर्गेनाइजेशंस में उनके परफॉर्मेंस को किस तरीके से अप्रेज किया जा सके। फिर दूसरा आपका जो पॉइंट होता है वो होता है करियर प्लानिंग। करियर प्लानिंग बेसिकली यहाँ पर क्या करा जाता है कि यहाँ पर एक एम्प्लॉयज़ के करियर को लेके देखा जाता है कि किस तरीके से उनके करियर को आप बेहतर बना सके। इन फ्यूचर्स में जब उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल्स कर लेते हो तब आप जो है उनको क्या देते हो, जब परफॉर्मेंस अप्रेजल हो जाती है तब आप उनको डिसाइड करते हो कि कितने जो है उनको किस पोजीशंस पे उनकी प्रमोशन होनी है या नहीं होनी है, कितनी जो है अथॉरिटीज़ उनको देनी है। तो साथ में अगर एक एम्प्लॉयज़ की प्रमोशन होती है तो साथ ही साथ उसको अथॉरिटीज़ भी दी जाती हैं जो बेसिकली एक पावर है। उसके बाद लास्ट में कंपनसेशंस जो है वो कंपनसेशंस यहाँ पर एक एम्प्लॉयज़ की वेजेस और सैलरीज़ डिसाइड करता है कि कितनी वेजेस और सैलरीज़ उनको प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि दो बेसिस पर होती हैं। एक टाइम बेसिस पर कि वो कितना टाइम उस ऑफिस में उस ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, और एक परफॉर्मेंस की उनकी परफॉर्मेंस बेसिकली कैसी है, उस बेसिस पर उनकी सैलरीज जो है उस एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड की जाती है। दिस इज़ कॉल्ड द स्टाफिंग प्रोसेस। ये प्रॉपर 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट हैं स्टाफिंग प्रोसेस के, जो आज के वीडियो में कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियोस में बाकी के जितने भी टॉपिक्स बचे हैं उसमें वो सारे टॉपिक्स कवर होंगे, और साथ ही आपको जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग वो कंप्लीट हो जाएगा।